मीनू टीवी। सोमपुर गांव के जंगलों में एक खूनी चुड़ैल रहती थी। वह अपने लंबे दांतों से लोगों का खून चूसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करती थी। एक रात वह किसी शिकार की तलाश में गांव में घूम रही थी। अबे ओ रमन, उधर देख, चुड़ैल घूम रही है। अरे हाँ, ये तो सचमुच चुड़ैल है, चल भाग ले। शुक्र मना चांद का, वरना मारे जाते। चांद का नाम सुनकर चुड़ैल आसमान की तरफ देखने लगती है और उसे आसमान में चांद सितारे चमकते दिखाई देते हैं। चांद को बल्ब की तरह रोशनी फैलाते देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ये चांद, ये तो मेरा दुश्मन बन गया है। इतनी रोशनी फैला देता है कि शिकार फंसता ही नहीं, मुझे दूर से ही देख लेता है और फिर भाग खड़ा होता है। यह कहते हुए चुड़ैल चांद को ठिकाने लगाने की बात सोचने लगती है। इस चांद को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं? अगर मैं इसे चुराने में सफल रही तो फिर हर रात अंधेरी होगी हर रात, और खूब शिकार फंसेंगे। और लोगों का खूब खून पीऊंगी। यह विचार करके चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर चांद को चुराने की योजना बनाने लगती है और फिर अपनी योजना में सफल भी हो जाती है। मैंने चांद को चुरा लिया। अब चांद रहेगा मेरी कैद में और हर रात हो जाएगी घोर अंधेरी। घोर अंधेरी। अब चुड़ैल चांद को अपने घर में रखकर उस पर काला कपड़ा ढक देती है और इस तरह चांद उसके घर में कैद हो जाता है। फिर रातों में गहरा अंधकार रहता है और इसी का फायदा उठाकर चुड़ैल गांव में आतंक फैला देती है। भाई, रोज लाश पर लाश गिरा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर चुड़ैल किसी को भी मार डालती है। पर आजकल चांद भी तो नहीं निकल रहा, न जाने कहाँ खो गया है। काका, कहीं चांद को चुड़ैल ने तो कुछ न कर दिया हो? अरे छोड़ बेटी, चांद पर चुड़ैल का क्या बस। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर से रात के समय घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। मगर फिर भी जाने अनजाने कोई न कोई चुड़ैल की भेंट चढ़ता ही रहता है। उठो ना अम्मा, उठो। चुड़ैल ने मेरी माँ को मार डाला। रो मत बेटी, नाश हो इस चुड़ैल का। अब तो इस चुड़ैल को खत्म करना ही पड़ेगा। भाई, सिर्फ चुड़ैल के बारे में ही नहीं, बल्कि चांद के बारे में भी कुछ सोचो। कई महीनों से गायब है। जरूर इसमें भी चुड़ैल का हाथ मिलेगा, देख लेना। इस हादसे के बाद गांव वाले बहुत अधिक सावधान हो जाते हैं और सब मिलकर एक पहुंचे हुए तपस्वी के पास जाते हैं। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, बहुत ही खौफनाक चुड़ैल है। उसी ने चांद को चुराकर अपनी कैद में बंद कर रखा है। पर क्यों महात्मा जी?
क्योंकि रातों को चांद न चमके और रातें अंधेरी रहे, ताकि वो खूनी चुड़ैल अंधेरे का लाभ उठाकर आसानी से लोगों को शिकार बना सके। क्या चुड़ैल को मारकर चांद को उसकी कैद से छुड़वाया नहीं जा सकता है? जरूर छुड़वाया जा सकता है, पर उसके लिए एक दिलेर आदमी की जरूरत होगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस आप ये बताइए कि करना क्या है। कल रात 12 बजे के बाद चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर होगी। तुम्हें उसकी गुफा में घुसकर चांद के ऊपर से काला कपड़ा हटाना है। काला कपड़ा हटाने से क्या होगा? काला कपड़ा हटाने से चांद उसकी कैद से आजाद होकर खुद ब खुद आसमान में पहुंच जाएगा। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, अमन गांव वालों की मदद से चुड़ैल की गुफा में घुसकर वही सब करता है जो उसे तपस्वी ने कहा था, और इस तरह चांद चुड़ैल की कैद से आजाद होकर फिर से आसमान में चमकने लगता है। साथ ही चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह गांव से चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नारायण नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं था। वह अपने बेटे मोहन और पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर झुग्गी डालकर रहता था, और वहीं स्टेशन के बाहर उसने चाय की अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। नारायण खुद तो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया था, मगर अपने बेटे मोहन से चाहता था कि वह पढ़ लिख कर जरूर कुछ खास बने। इसलिए वह अपने बेटे मोहन से हमेशा कहता था, बेटा मोहन, मन लगा कर पढ़ा कर, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। बड़ा होकर कुछ बन गया तो खुद का मकान बना पाएगा। तुझे मेरी तरह झुग्गी में रहकर जीवन नहीं काटना पड़ेगा, समझा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा मन लगाकर ही पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा। मोहन अपने परिवार की गरीब हालत को अच्छी तरह से समझता है, और इसीलिए अन्य बच्चों की तरह फिजूल खर्ची वाला कोई शौक नहीं रखता है। वह ज्यादातर समय पढ़ता रहता है, और जो समय बचता है उसे खेलने कूदने के बजाय दुकान पर जाकर अपने पिता की मदद करने में बिताता है। ले बेटा मोहन, ये चाय स्टेशन मास्टर को देकर आ। पिताजी, पैसा भी लाना है क्या? नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं, और फिर एक दिन इस गरीब परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। नारायण चाय देने के लिए जाता है तो रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाता है, और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत की खबर सुनकर मोहन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। इसके साथ ही आसमान से बारिश होने लगती है और बिजलियां कड़कने लगती है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? छोड़ो, मुझे मेरे पिताजी को देखने दो। पिताजी, पिताजी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ पिताजी। बेटा, तेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए सब्र करने में ही भलाई है। रो मत, धीरज धर ले, अब इसी में भलाई है बेटा। नारायण की अचानक मौत हो जाने से चाय की दुकान बंद हो जाती है, और इसी कारण मोहन और उसकी माँ के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। फिर घर की इस हालत से परेशान होकर मोहन की माँ उससे कहती है, बेटा मोहन, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। अब तुम्हारे पिताजी तो दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी चाय की दुकान मैं ही चला लूं। नहीं अम्मा, चाय की दुकान हम चलाएंगे। हम आज ही स्टेशन मास्टर से कुछ पैसा उधार लेकर चाय की दुकान फिर से चालू कर देते हैं। मोहन की यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है, पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा बेटा? तुम्हारे पिता तो चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। इस वक्त हम दोनों का पेट पालने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है अम्मा। तुम बीमार रहती हो, इसलिए हम तुम्हें दुकान का काम कभी नहीं करने देंगे। अब ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। यह कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह मन को मजबूत करके आंसू पोंछ लेता है, और उस दिन के बाद से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चाय की दुकान चलाने लगता है। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का दुख
उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है और वह अकेले में रोता रहता है। पिताजी, आप तो हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हम पढ़े कि घर चलाने के लिए काम करें। अब शायद हम कभी भी पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाएंगे। हम भी आपकी तरह गरीब चाय वाले बनकर ही रह जाएंगे। एक दिन स्टेशन मास्टर साहब मोहन को इस तरह से रोते हुए देख लेते हैं और उन्हें इस गरीब बालक पर दया आ जाती है। वे मोहन से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बेटा मोहन, ऐसे अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। स्टेशन मास्टर साहब के ये पूछने पर मोहन उन्हें सारी बात बता देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। स्टेशन मास्टर मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम पढ़ने में इतनी ही रुचि रखते हो तो उसका प्रबंध हम कर देंगे। हम ऐसा प्रबंध कर देंगे कि तुम चाय भी बेच सकोगे और साथ में पढ़ लिख भी सकोगे। अब बस हमें थोड़ा सा हंसकर दिखा दो, जरा हम भी तो देखें कि तुम हंसते हुए कैसे दिखते हो। स्टेशन मास्टर साहब के ये कहने पर मोहन हंसने लगता है और फिर उनका आभार प्रकट करते हुए कहता है, साहब, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज के जमाने में आपके जैसा आदमी कहाँ मिलता है। उस दिन के बाद से तो मोहन का जीवन ही बदल जाता है। वह चाय बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। दिन भर चाय बेचकर अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाता है और फिर रात को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के एक खंभे के नीचे बैठकर बल्ब के उजाले में घंटों तक पढ़ता रहता है। बेटा मोहन सारा दिन चाय बेचता है और रात होते ही यहाँ इस खंभे के नीचे पढ़ने बैठ जाता है। खाना पीना भी भूल जाता है तू। चल अब खाना खा ले। अम्मा, चाय बेचना और पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है। चाय बेचकर भूखे पेट को 2 रोटियां मिलती है और ये पढ़ाई हम जैसे गरीबों को किसी लायक बना सकती है। हाँ हाँ, समझती हूँ बेटा, पर अपने इस भूखे पेट में 2 रोटियां डाल तो ले। उन्हें समय पर पेट में नहीं डालेगा तो बीमार पड़ जाएगा, समझा? इस तरह मोहन चाय की दुकान चलाने के साथ साथ कई सालों तक रेलवे स्टेशन के उसी खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है और इस तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। पढ़ने लिखने के बाद उसकी किस्मत कुछ ऐसा रंग दिखाती है कि वह रेलवे में ही बड़ा अफसर बन जाता है और इस तरह उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है। भगवान सब गरीबों को मोहन जैसा बेटा दे। अपनी मेहनत से क्या बन गया। गरीब चाय वाला रेलवे का बड़ा अफसर बन गया। इतना बड़ा अफसर कि मेरा यह स्टेशन मास्टर का पद भी उसके सामने बहुत छोटा है। भगवान मोहन को सदा खुश रखे, सदा खुश रखे। यह कहते हुए स्टेशन मास्टर साहब जैसे ही स्टेशन के अंदर जाते हैं तभी उनका फोन बजने लगता है। उधर से आवाज आती है कि मैं मोहन बोल रहा हूँ और कल आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। यह सुनते ही स्टेशन मास्टर साहब खुश हो जाते हैं और अगले दिन मोहन रेलवे के एक बड़े अधिकारी के रूप में उनके सामने खड़ा मिलता है। मोहन को देखकर स्टेशन मास्टर साहब असमंजस में पड़ जाते हैं और मोहन से कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपना साहब कहूँ या फिर बेटा, अपना मोहन बेटा कहूँ। स्टेशन मास्टर साहब, आप कल भी मुझसे बड़े थे और आज भी मुझसे बड़े ही हैं। आपके बड़प्पन से ही मैं कुछ बन पाया हूँ। आप मुझे बेटा कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मोहन की ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर साहब की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे और उन्होंने मोहन को तुरंत पकड़कर गले से लगा लिया। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।